नमस्ते दोस्तों। आज हम नोम चॉम्स्की की प्रसिद्ध पुस्तक हु रूल्स द वर्ल्ड को समझने और विस्तार से जानने जा रहे हैं। यह कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक ऐसा सवाल उठाती है जो सुनते ही सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर दुनिया को सच में कौन चला रहा है? क्या लोकतांत्रिक सरकारें? क्या जनता? या फिर वे शक्तिशाली समूह जो पर्दे के पीछे रहकर फैसलों की दिशा तय करते हैं? इस पुस्तक में चॉम्स्की वैश्विक राजनीति, आर्थिक ताकत, सैन्य प्रभाव और मीडिया की भूमिका को जोड़कर समझाते हैं। वे बताते हैं कि सत्ता सिर्फ चुनाव जीतने से नहीं आती, बल्कि आर्थिक संसाधनों, रणनीतिक नियंत्रण और सूचना पर पकड़ से बनती है। आने वाले हिस्सों में हम इस किताब के विचारों को सरल भाषा में उदाहरणों के साथ समझेंगे ताकि हमें यह स्पष्ट हो सके कि आधुनिक दुनिया की सत्ता संरचना वास्तव में कैसे काम करती है। चलो दोस्तों, अब हम हु रूल्स द वर्ल्ड को अध्याय दर अध्याय सरल हिंदी में समझते हैं। हर अध्याय के साथ आसान और वास्तविक उदाहरण भी होंगे ताकि बात सीधे दिल दिमाग में बैठे। अध्याय 1, अमेरिका और वैश्विक प्रभुत्व। नोम चॉम्स्की शुरुआत में बताते हैं कि आज की दुनिया में अमेरिका सबसे प्रभावशाली शक्ति क्यों माना जाता है। वे कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका आर्थिक, सैन्य और तकनीकी रूप से सबसे आगे था। इसी वजह से उसने वैश्विक नियम बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह शक्ति सिर्फ सुरक्षा और शांति के लिए इस्तेमाल होती है? चॉम्स्की के अनुसार कई बार ताकत का उपयोग अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। उदाहरण, अगर किसी देश में तेल या प्राकृतिक संसाधन अधिक हैं और वह देश अमेरिका की नीतियों से सहमत नहीं है, तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इससे उस देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है और वह दबाव में आ जाता है। लेखक यह भी बताते हैं कि शक्ति सिर्फ सेना से नहीं आती, बल्कि डॉलर की मजबूती, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर प्रभाव और वैश्विक व्यापार से भी आती है। अध्याय 2, लोकतंत्र बनाम कॉरपोरेट शक्ति। इस अध्याय में चॉम्स्की समझाते हैं कि लोकतंत्र का मतलब जनता की सत्ता होता है, लेकिन व्यवहार में कई फैसले बड़ी कंपनियां और आर्थिक संस्थाएं प्रभावित करती हैं। वे कहते हैं कि चुनाव तो जनता करती है, पर चुनावी प्रचार के लिए बहुत पैसा चाहिए। यह पैसा अक्सर बड़ी कंपनियां देती हैं। इसलिए सरकारें कई बार उन्हीं कंपनियों के हित में फैसले लेती हैं। उदाहरण, अगर कोई सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए सख्त नियम बनाना चाहती है, तो बड़ी औद्योगिक कंपनियां दबाव डाल सकती हैं कि नियम ढीले हों, क्योंकि सख्त नियमों से उनका मुनाफा कम हो सकता है। चॉम्स्की का कहना है कि असली सत्ता उन लोगों के पास होती है जिनके पास संसाधन और पूंजी है। आम जनता की आवाज कई बार मीडिया और प्रचार के शोर में दब जाती है। अध्याय 3, मीडिया की भूमिका। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक बताते हैं कि मीडिया सिर्फ खबरें नहीं दिखाता, बल्कि वह यह भी तय करता है कि हमें किस मुद्दे पर सोचना है। मीडिया अक्सर बड़े कॉरपोरेट घरानों के स्वामित्व में होता है। इसलिए कई बार खबरों का चुनाव और प्रस्तुति उनके हितों के अनुसार होती है। उदाहरण, अगर किसी देश में सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, तो मीडिया उसे अराजकता कह सकता है। लेकिन अगर वही प्रदर्शन किसी दूसरे देश में हो जिसे विरोधी माना जाता है, तो उसे आजादी की लड़ाई कहा जा सकता है। इससे लोगों की सोच प्रभावित होती है। चॉम्स्की कहते हैं कि जानकारी पर नियंत्रण सत्ता का सबसे शक्तिशाली हथियार है। अध्याय 4, मानवाधिकार और दोहरा मापदंड। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि शक्तिशाली देश मानवाधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन कई बार अपने हित के अनुसार अलग अलग मापदंड अपनाते हैं। अगर कोई मित्र देश मानवाधिकारों का उल्लंघन करे,
तो अक्सर चुप्पी साध ली जाती है। लेकिन अगर विरोधी देश ऐसा करे तो कड़ी आलोचना होती है। उदाहरण, किसी सहयोगी देश में दमन हो तो उसे आंतरिक मामला कहा जाता है, जबकि विरोधी देश में वही घटना लोकतंत्र पर हमला बन जाती है। लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि नैतिकता अक्सर राजनीति के हिसाब से बदल जाती है। अध्याय 5, आर्थिक संस्थाएं और वैश्विक नियंत्रण। चॉम्स्की बताते हैं कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विकास के नाम पर कर्ज देती हैं, लेकिन उनके साथ शर्तें भी जुड़ी होती हैं। इन शर्तों के कारण कई देशों को अपने सार्वजनिक संसाधन निजी कंपनियों को सौंपने पड़ते हैं। इससे स्थानीय लोगों को नुकसान हो सकता है। उदाहरण, अगर किसी गरीब देश को कर्ज चाहिए तो उसे शिक्षा और स्वास्थ्य बजट कम करने जैसी शर्तें माननी पड़ सकती हैं। लेखक कहते हैं कि यह आर्थिक नियंत्रण का एक तरीका है। अध्याय 6, आतंकवाद और सुरक्षा। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि आतंकवाद शब्द का उपयोग अक्सर राजनीतिक उद्देश्य से किया जाता है। जो काम दुश्मन करे उसे आतंकवाद कहा जाता है, वही काम अगर शक्तिशाली देश करे तो उसे सुरक्षा कार्रवाई कहा जाता है। उदाहरण, किसी देश पर बमबारी को राष्ट्रीय सुरक्षा बताया जा सकता है, लेकिन वही कार्य अगर छोटा समूह करे तो उसे आतंकवादी हमला कहा जाता है। चॉम्स्की यह सवाल उठाते हैं कि क्या हिंसा का मूल्यांकन करने के लिए एक समान मापदंड नहीं होना चाहिए। अध्याय 6, आतंकवाद और सुरक्षा। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि आतंकवाद शब्द का उपयोग अक्सर राजनीतिक उद्देश्य से किया जाता है। जो काम दुश्मन करे उसे आतंकवाद कहा जाता है, वही काम अगर शक्तिशाली देश करे तो उसे सुरक्षा कार्रवाई कहा जाता है। उदाहरण, किसी देश पर बमबारी को राष्ट्रीय सुरक्षा बताया जा सकता है, लेकिन वही कार्य अगर छोटा समूह करे तो उसे आतंकवादी हमला कहा जाता है। चॉम्स्की यह सवाल उठाते हैं कि क्या हिंसा का मूल्यांकन करने के लिए एक समान मापदंड नहीं होना चाहिए। अध्याय 7, आशा और नागरिक शक्ति। अंत में लेखक निराशा नहीं बल्कि उम्मीद की बात करते हैं। वे कहते हैं कि इतिहास में बदलाव हमेशा आम लोगों ने मिलकर किया है। नागरिक जागरूकता, स्वतंत्र मीडिया और सामाजिक आंदोलन लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं। उदाहरण, जब लोग शांति और अधिकारों के लिए एकजुट होकर आंदोलन करते हैं तो सरकारों को नीति बदलनी पड़ती है। चॉम्स्की का संदेश साफ है, दुनिया पर कौन राज करता है यह समझना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि जागरूक नागरिक बनकर हम सत्ता को जवाबदेह बनाएं।